हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग कॉइन्स के यानी सिक्कों के द्वारा इतिहास का अध्ययन करेंगे। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मुद्रा प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी, तब हम बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा खरीद बिक्री या व्यापार का संचालन करते थे। हड़प्पा काल में सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, किसी प्रकार का मुद्रा प्राप्त नहीं होता है। हाँ, मोहर या सील्स प्राप्त होते हैं, लेकिन वो मुद्रा नहीं थे। वो व्यापार, आंतरिक व्यापार या बाह्य व्यापार, विदेशी व्यापार, सब ये वस्तु विनिमय के आधार पर ही होता था। फिर हम आगे वैदिक काल में देखते हैं तो यहाँ भी हमें मुद्रा का प्रचलन प्राप्त नहीं होता है। किसी प्रकार के सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ गाय ही संपत्ति का आधार था और जो निष्क है, जो गले में पहनने वाला आभूषण था, ये यहाँ पे संपत्ति के आधार थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता एक अर्बन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, बावजूद उसके वहाँ मुद्रा प्रणाली नहीं देखने को मिलती है। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, बंद अर्थव्यवस्था की एक सभ्यता थी। यहाँ तो स्वाभाविक है कि मुद्रा का प्रचलन उस स्तर पे हो भी नहीं सकता था, और मुद्रा का प्रचलन न होने के कारण ही कृषि कार्य और गाय या पशुचारण पेस्टरल इकोनॉमी के रूप में हम वैदिक काल को देखते हैं। मुख्य रूप से मुद्रा का प्रचलन भारत में 600 बीसी से 200 बीसी के आसपास हमें मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलने लगता है। प्रारंभ में जो सिक्के बने उन्हें हम पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के, ये मुख्यतः चांदी के होते थे। इन पे गाय, बैल, भैंस, हाथी, जानवरों के या सूर्य, चांद, ऐसे भिन्न चित्र बने होते थे, लेकिन इन पे कोई लेख उत्कीर्ण नहीं होता था। लेख से तात्पर्य है कोई तिथि नहीं थी, ना कोई नाम था, किसी भी प्रकार का कोई लेख इस पे उत्कीर्ण नहीं होता था। ये पंचमार्क सिक्के चांदी के बने होते थे और ये सिक्के लगभग मौर्य काल तक अस्तित्व में रहे। मौर्य काल तक इनका प्रचलन होता रहा। मौर्योत्तर काल में जो मानक सिक्का हुए, जो स्टैंडर्ड कॉइन थे मौर्योत्तर काल के, वो हुए पर्ण। उसे हम पर्ण के नाम से जानते थे और ये भी चांदी के सिक्के थे। इसे रूपक या रूप्य भी कहते थे और इस सिक्के के भार तौल के जांच अधिकारी के रूप में रूपदर्शक नामक अधिकारी नियुक्त होता था। रूपदर्शक नामक अधिकारी इसका जांच करता हुआ करता था। मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जैसे ग्रीक बैक्ट्रियन या हिंद यवन, इंडो ग्रीक और कुषाण शासक। इनके समय में मुद्रा का प्रचलन हुआ। ग्रीक बैक्ट्रियन भारत में पहली बार तिथि युक्त, लेख युक्त और मानवीय आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन किया। ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, ये मानवीय आकृति है, यहाँ लेख उत्कीर्ण है। ये मानवीय आकृति है और यहाँ पे लेख उत्कीर्ण है इंडो ग्रीक भाषा में। ये गोल्ड कॉइन्स हैं। कैसे हैं? गोल्ड कॉइन्स। तो भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को इंट्रोड्यूस करने वाले भी कौन हुए? ग्रीक बैक्ट्रियन यानी हिंद यवन शासक हुए। ग्रीक बैक्ट्रियन के सिक्कों पे हमें दो लिपि देखने को मिलती है, एक खरोष्टी लिपि और एक यूनानी लिपि। सिक्कों के दो पृष्ठ होते हैं, एक हेड और एक टेल, चित्त और एक पट। एक साइड वो अपनी आकृति बनाते थे, जो शासक थे वो एक तरफ अपनी आकृति और दूसरी तरफ आराध्य की, अपने देवी देवता की आकृति बनाते हैं। जैसे ये एक तरफ अपनी आकृति और एक तरफ अपने देवी देवता की आकृति बनाते थे।
भारत में गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इंडो ग्रीक यानी ग्रीक बैक्ट्रियंस को ही जाता है। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को मिनांडर ने इंट्रोड्यूस किया था। यह एक ग्रीक बैक्ट्रियन शासक था। बाह्य आक्रमणकारी में अगला थे कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, अधिकतर तांबा के सिक्के थे। कुषाण शासकों के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। तो कुषाण शासक जो थे ये भारत में इस क्षेत्र में इनका शासन हुआ। ये चाइना के सिल्क रूट वाले रास्ते पे भी इनका कंट्रोल हो गया। इससे इनकी आर्थिक समृद्धि काफ़ी हद तक बढ़ गई। इस कारण इन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए उनकी शुद्धता सर्वाधिक थी। इसलिए कुषाण शासकों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। हालांकि इनके अधिकतर सिक्के तांबा के थे। कुषाण शासक बीम कड़फिसेस के सिक्कों पे हम शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति प्राप्त करते हैं। और कुषाण शासक में ही कनिष्क एक शासक हुआ जिसके सिक्कों पे हमें बुद्ध का चित्र अंकित प्राप्त होता है। इसी क्रम में सातवाहन जो शासक हुए इन्होंने शीशे के सिक्के प्रचलित किए। शीशे यानी लेड के सिक्के, ये सातवाहन सिक्के हैं। इनके सिक्कों पे चैत्य विहार चित्र के रूप में अंकित होता था। अब हम देखते हैं गुप्त काल के सिक्के। ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में गुप्त काल के सिक्के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिच्छवी गणराज्य के राजकुमारी जिसका नाम था कुमारी देवी से विवाह का साक्ष्य इसके सिक्के से प्राप्त होता है। ये राजकुमारी देवी है और ये चंद्रगुप्त प्रथम है। ये सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की भी पुष्टि समुद्रगुप्त के सिक्के से होती है। ये समुद्रगुप्त का सिक्का है। ये समुद्रगुप्त का सिक्का है। इस पे इधर घोड़ा बना हुआ, ये अश्वमेध यज्ञ का पहचान है। अब देखते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी हुए। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी हुए। हमने ऊपर देखा था कुषाण काल में सोने के सिक्के जारी हुए थे, उनकी शुद्धता सर्वाधिक थी। और यहाँ गुप्त काल में सोने के सिक्के संख्या में सर्वाधिक हैं। अब लास्ट पॉइंट है टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? एक क्लोज इकोनॉमी में या छोटे दायरे में दो व्यक्ति या दो समूह आपस में किसी एक मुद्रा प्रणाली को आपस में व्यापार के लिए रेगुलेशन में लाते हैं, जो बड़े क्षेत्र में नहीं छोटे क्षेत्र में वो लागू होता है। प्राचीन काल में टोकन करेंसी की कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा। 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सफल प्रयास किया टोकन करेंसी चलाने का। ये पूरा टॉपिक था भारत में न्यूमिस्मैटिक्स को लेके, सिक्कों के द्वारा इतिहास का अध्ययन और महत्वपूर्ण सिक्के यही थे।